तो चलिए आज की सामग्री की पड़ताल शुरू करते हैं। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो हमें इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर ले जाते हैं जिसके बारे में हम सबने पढ़ा तो है, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। लेकिन जब मैंने इन स्रोतों को देखा तो मुझे लगा कि ये कहानी सिर्फ एक भव्य सिंहासन और ताजपोशी की नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बल्कि ये कहानी उस कीमत की है जो सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए चुकानी पड़ती है। श्रोता में दिखाते हैं कि एक तरफ रायगढ़ में इतिहास का शायद सबसे भव्य समारोह आकार ले रहा था, और ठीक उसी वक्त शिवाजी महाराज युद्ध, व्यक्तिगत त्रासदियों और यहाँ तक कि पारिवारिक राजनीति के भंवर में फंसे हुए थे। ये जीत और नुकसान का एक बहुत अजीब सा संगम है। तो आज हमारी चर्चा का मकसद यही है। हम राज्याभिषेक के उस वैभव के पीछे छिपे इंसान को समझने की कोशिश करेंगे, जो एक ही वक्त में एक छत्रपति बन रहा था और साथ ही एक सेनापति, एक पति और एक बेटे के तौर पर शायद अपनी सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजर रहा था। और ये जो विरोधाभास है ना, यही इस कहानी का असली सार है। हाँ, और ये कहानी शुरू होती है एक सैन्य संकट से। बिल्कुल, एक ऐसा संकट जो राज्याभिषेक के जश्न पर एक काले बादल की तरह मंडरा रहा था। कहानी की शुरुआत ही एक बड़े झटके से होती है। शिवाजी के सबसे काबिल सेनापतियों में से एक प्रतापराव गुजर, वो आदमशाही सरदार बहलोल खान को उमरानी में हराने का एक सुनहरा मौका गवा देते हैं। स्रोत बताते हैं कि शिवाजी इस बात पर आग बबूला हो गए थे। ये सिर्फ एक सैन्य चूक पर गुस्सा था या इसके पीछे कुछ और भी था? ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, मुझे लगता है ये निराशा थी। देखिए, शिवाजी की रणनीति हमेशा दुश्मन को पूरी तरह से खत्म करने की होती थी ताकि वो फिर से सिर न उठा सके। अच्छा। प्रतापराव ने बहलोल खान को संधि करके जाने दिया, जो शिवाजी के उसूलों के एकदम खिलाफ था। इसीलिए उन्होंने वो मशहूर सख्त खत लिखा, जब तक तुम बहलोल खान को हरा नहीं देते मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। हाँ, ये एक राजा का आदेश तो था, लेकिन इसमें एक दोस्त की उम्मीद टूटने की पीड़ा भी छिपी थी। लेकिन यहाँ एक शासक का द्वंद्व भी दिखता है ना? स्रोत बताते हैं कि खत भेजने के तुरंत बाद शिवाजी बेचैन हो गए। बिल्कुल, उन्हें अपनी कठोरता का एहसास हुआ और उन्होंने प्रतापराव की मदद के लिए अतिरिक्त सेना भी भेजी। हाँ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बहुत देर। वो खत प्रतापराव के लिए सिर्फ एक आदेश नहीं था, वो उनके आत्मसम्मान पर एक चोट थी। वो आत्मग्लानि से भर गए और फिर उन्होंने वो किया जो इतिहास में दर्ज हो गया। सिर्फ 6 सरदारों के साथ, सिर्फ 6 और सरदारों के साथ बहलोल खां की 10,000 की विशाल सेना पर हमला कर दिया। ये तो सीधे सीधे आत्महत्या जैसा था। उनके आखिरी शब्द थे, महाराज को बता देना कि मैंने उनके हुक्म का पालन किया। और इस लड़ाई में 7 योद्धा शहीद हो गए। जब ये खबर रायगढ़ पहुंची होगी तो शिवाजी पे क्या गुजरी होगी? स्रोतों के मुताबिक वो पूरी तरह टूट गए थे। वो अपनी माँ जीजाबाई के सामने रोते हुए कहते हैं, मैं प्रतापराव की मौत का जिम्मेदार हूँ। ये घटना उनके गहरे अपराध बोध को दिखाती है। ये सिर्फ एक सेनापति का खोना नहीं था, ये एक वफादार साथी को खोने का दर्द था, जिसकी वजह वो खुद को मान रहे थे। और इसने शिवाजी की लीडरशिप पर भी एक गहरा असर डाला होगा। बहुत गहरा। अच्छा, वो कैसे? बदला लेने के लिए तो उन्होंने आनंद राव और हंसाजी मोहिते को भेजा ही था। हाँ, भेजा था, लेकिन बदला लेने का तरीका देखिए। उन्होंने सीधे बहलोल खान की सेना से भिड़ने का आदेश नहीं दिया। अच्छा। नहीं, इसके बजाय आनंद राव और हंसाजी ने उसकी जागीर पर हमला किया, उसके बाजारों को लूटा और उसकी आर्थिक कमर तोड़ दी। ये मराठा सेना के क्या कहते हैं, सामरिक चतुराई तो थी, पर यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी था। दुश्मन को संदेश देना कि हम तुम्हें वहां मारेंगे जहां सबसे ज्यादा दर्द हो। बिल्कुल। और इसी घटना के बाद एक नए सेनापति को चुनने का सवाल उठता है। और मुझे ये हिस्सा बहुत दिलचस्प लगा कि शिवाजी ने इस बार सिर्फ बहादुरी को पैमाना नहीं माना। ये उनके शासन का एक मैनेजमेंट लेसन था। एक तरह से उन्होंने सीखा कि जुनून और वफादारी जरूरी है, लेकिन अगर उसमें ठंडे दिमाग से सोचने की काबिलियत न हो तो वह विनाशकारी हो सकते हैं। सही बात है। वो दरबार में कहते हैं कि प्रतापराव जैसा वफादार कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में अपनी और 6 और वीरों की जान गंवा दी। एक सेनापति को बहादुर होने के साथ साथ दूरदर्शी और शांत स्वभाव का भी होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने हंसाजी मोहिते को चुना, जिन्हें बाद में हम्बीर राव की उपाधि दी गई। तो एक तरफ मराठा सेना अपने एक बहुत बड़े जख्म से उभर रही थी और दूसरी तरफ रायगढ़ में इतिहास का सबसे भव्य आयोजन आकार ले रहा था। हाँ, ये सोचना भी मुश्किल है। इतने सारे संकटों के बीच रायगढ़ में एक अभूतपूर्व उत्सव की तैयारियां चल रही थीं। उनका पैमाना कितना बड़ा था?
पैमाना तो मतलब अकल्पनीय था। रायगढ़ किले को एक नए शहर की तरह बनाया जा रहा था। लगभग 50,000 से 1 लाख लोगों के रहने खाने पीने की व्यवस्था। 1 लाख लोग? हाँ, बाजार, सड़कें, घर, सब कुछ नए सिरे से बन रहा था। और इन सब तैयारियों का केंद्र था वो सिंहासन। वो 32 मन सोने का सिंहासन, जिसके 8 कोनों पर माणिक की आंखों वाले शेर बने थे और जिसमें बेशकीमती रत्न जड़े थे। ये तो किसी भी शासक का सपना होगा। सपना होगा, लेकिन मुझे जो बात हैरान करती है वो ये कि शिवाजी खुद इस सबसे खुश नहीं थे। वो इतने असहज क्यों थे? क्योंकि उनके लिए वो सिंहासन सिर्फ सोने और रत्नों का ढेर नहीं था। जब उनके सलाहकार मोरोपंत कहते हैं कि खजाने में ऐसे 10 राज्याभिषेक करने के लिए पैसा है, तब भी शिवाजी चिंतित रहते हैं। और जब वो उस भव्य सिंहासन को पहली बार देखते हैं तो उनका चेहरा खुशी से खिलने के बजाय उदास हो जाता है। और वो कहते हैं, यहाँ लगा हर रत्न मुझे युद्ध में खोए हुए अपने रत्नों की याद दिलाता है। तानाजी, प्रतापराव, मुरारबाजी, वे इन रत्नों से कहीं ज्यादा चमकते थे। ये एक शासक के दिल की आवाज है ना, जो अपनी सफलता की असली कीमत जानता है। ये दिखाता है कि उनके लिए स्वराज लोगों से था, चीजों से नहीं। और इसी उथल-पुथल के बीच उन्हें एक और गहरा व्यक्तिगत आघात लगता है। हाँ, उनकी पत्नी काशीबाई, जो कुछ समय से बीमार थीं, उनका निधन हो जाता है। और सबसे दुखद बात यह है कि जब उन्हें ये खबर मिलती है, तब वो एक जरूरी बैठक में होते हैं और तुरंत जा भी नहीं पाते। जी। जब वो वहां पहुंचते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। उनका विलाप वो दिल तोड़ देने वाला है। वो कहते हैं, मैं किले जीतता हूं, लड़ाइयां जीतता हूं, लेकिन अपने ही घर में एक पति के तौर पर हार गया। ये शब्द उनके चरित्र का एक बहुत ही मानवीय पक्ष दिखाते हैं। एक छत्रपति जो एक साम्राज्य बना रहा है, अपने व्यक्तिगत जीवन में खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा है। ये सत्ता के शिखर पर मौजूद व्यक्ति के अकेलेपन को दिखाता है, जहां आप अपने सबसे बड़ी जीत के क्षण में अपने सबसे बड़े दुखों का शोक भी ठीक से नहीं मना सकते। इन सब बाधाओं के बावजूद राज्याभिषेक की रस्में तो होनी ही थीं। कार्यक्रम बहुत विस्तृत था। शिवाजी का जनेऊ संस्कार हुआ, फिर सभी रानियों के साथ औपचारिक विवाह हुए, जिसमें सोयराबाई को पटरानी का दर्जा मिला। हाँ। और तुलादान की एक महत्वपूर्ण रस्म भी हुई, जिसमें शिवाजी को सोने, चांदी, तांबे और दूसरी चीजों से तौला गया और वो सब दान कर दिया गया। अच्छा। ये राजा के कल्याण और उसकी उदारता का प्रतीक था। ये दिखाने का एक तरीका था कि राजा अपनी प्रजा के लिए है, सिर्फ अपने लिए नहीं। और फिर आखिरकार वो दिन आता है, ज्येष्ठ महीने का 12वां दिन, भोर का समय, राज्याभिषेक का मुख्य समारोह। वो एक अद्भुत क्षण रहा होगा। अष्टप्रधान यानी उनके 8 मंत्री उन्हें पवित्र नदियों के जल और पंचामृत से स्नान कराते हैं। फिर वो सोने के सिंहासन पर वीरासन में बैठते हैं। और जैसे ही पूरब में सूरज उगता है, गागा भट्ट घोषणा करते हैं, क्षत्रिय कुलवंश सिंहासनाधीश्वर श्रीमन श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। पूरा दरबार जयकारों से गूंज उठता है। उस सभा में एक दिलचस्प मेहमान भी था, अंग्रेजी दूत हेनरी ऑक्सेंडन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उपहार लेकर आया था। इसका क्या महत्व था? इसका बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय महत्व था। ये सिर्फ एक स्थानीय सरदार की ताजपोशी नहीं थी। दुनिया की एक उभरती हुई ताकत ईस्ट इंडिया कंपनी इस नए साम्राज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे रही थी। अच्छा, तो ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मोहर थी। बिल्कुल, शिवाजी की सत्ता पर एक अंतर्राष्ट्रीय मोहर। तो ये सिर्फ एक ताज पहनना नहीं था, ये एक नई व्यवस्था की घोषणा थी। एकदम। और ये बदलाव सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था। गागा भट्ट के सुझाव पर एक नया पंचांग शिवशक शुरू किया जाता है। ये सिर्फ कैलेंडर बदलना नहीं था ना? नहीं, ये मुगल सत्ता के समय चक्र से बाहर निकलकर अपनी संप्रभुता का ऐलान करने जैसा था। फिर शिवाजी सरकारी कामकाज में फारसी की जगह अपनी भाषा के शब्दों मतलब मराठी और संस्कृत का इस्तेमाल करने पर जोर देते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण कदम था, वो था अष्टप्रधान मंडल को मजबूत करना। सही कहा आपने। वो कहते हैं कि अब से बड़े फैसले परिषद लेगी, सिर्फ वो अकेले नहीं। ये तो सत्ता के विकेंद्रीकरण की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ, जो उस दौर के राजतंत्रों में बहुत कम देखने को मिलता था। ये एक तरह से एक संवैधानिक राजतंत्र की नींव रखने जैसा था। शिवाजी समझ रहे थे कि एक स्थायी स्वराज्य किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रह सकता। उसे एक व्यवस्था पर चलना होगा। बिल्कुल। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था।
राज्याभिषेक के ठीक 12 दिन बाद उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा आघात लगता है। उनकी माँ जीजाबाई का निधन हो जाता है। वो महिला जिन्होंने स्वराज्य का सपना देखा था, जिन्होंने शिवाजी को गढ़ा था, वो अपनी आंखों से देखे सपने को साकार होते देखने के कुछ ही दिन बाद चली जाती हैं। शिवाजी पूरी तरह बिखर जाते हैं। स्रोत कहते हैं कि उन्होंने अपनी दाढ़ी मूछें मुंडवा लीं, राजसी वस्त्र त्याग दिए और एक सन्यासी की तरह विलाप करने लगे। और वो कहते हैं, माँ साहेब चली गई, मैंने सब कुछ खो दिया। हाँ, जिस सिंहासन को पाने के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया, उस पर बैठने के बाद सबसे बड़ा आशीर्वाद ही उनसे छिन गया। ऐसे में उन्हें किसने संभाला? यहाँ समर्थ रामदास की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वो शिवाजी को सांत्वना देते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें उनके राजधर्म की याद भी दिलाते हैं। वो एक कठोर लेकिन जरूरी बात कहते हैं। क्या? तुम्हारे कंधों पर तुम्हारी प्रजा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हारे पास अपने व्यक्तिगत दुखों में स्वार्थी होने का अधिकार नहीं है। यह एक गुरु का अपने शिष्य को उसके कर्तव्य की याद दिलाने जैसा था। सिंहासन के साथ केवल बाहरी चुनौतियां ही नहीं आती, अंदरूनी तनाव भी आते हैं। परिवार के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं था। हाँ, दरबार की राजनीति हमेशा जटिल होती है। एक घटना का जिक्र है जब राज्याभिषेक के दौरान रानी सोयराबाई इस बात से नाराज हो जाती हैं कि युवराज संभाजी को तो शिवाजी के पास सिंहासन पर जगह मिली, लेकिन उनके छोटे बेटे राजाराम को नहीं। हाँ, और वो गुस्से में इत्र की डिब्बियां जमीन पर फेंक देती हैं। ये मानवीय ईर्ष्या और असुरक्षा को दिखाता है, जो सत्ता के इतने करीब रहने पर पैदा होती है। लेकिन इसके ठीक विपरीत शिवाजी अपनी बहू येसुबाई पर बहुत भरोसा करते हैं, जो उस समय के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। ये उनके प्रगतिशील विचारों को दर्शाता है। वो अपनी अनुपस्थिति में शाही मोहरों की जिम्मेदारी येसुबाई को सौंपते हैं, एक ऐसे दौर में जब महिलाओं को अक्सर पर्दे के पीछे रखा जाता था। सही बात है। ये कदम दिखाता है कि शिवाजी योग्यता को लिंग से ऊपर रखते थे। और अपने बेटा संभाजी के साथ भी उनका रिश्ता बहुत बहुत जटिल और गहरा था। बहुत गहरा। जब संभाजी अपनी दादी जीजाबाई की मृत्यु के बाद अपना दुख भुलाने के लिए संगीत और नृत्य में समय बिताते हैं, तो शिवाजी उन्हें सबके सामने डांटते हैं, लेकिन फिर अकेले में ले जाकर गले लगाते हैं और समझाते भी हैं। वो कहते हैं ना, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं, लेकिन तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। ये स्वराज अब तुम्हारे कंधों पर भी है। ये एक पिता और एक राजा के बीच का अद्भुत संतुलन था। बिल्कुल। राज्याभिषेक हो गया, माँ का देहांत हो गया। इतनी उथल पुथल के बाद कोई भी शासक कुछ समय आराम करना चाहेगा। हाँ। लेकिन शिवाजी ने ऐसा नहीं किया। यही तो उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। वो जानते थे कि दिल्ली में बैठा औरंगजेब और दक्षिण के सुल्तान ये सोचकर ढीले पड़ सकते हैं कि मराठे अब जश्न में डूबे हैं और कुछ समय तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ, और शिवाजी ने इसी सोच को अपना हथियार बनाया। तो उन्होंने तुरंत एक सैन्य अभियान की योजना बनाई। निशाना था बहादुरगढ़ में मुगल कमांडर बहादुर खान का खजाना। हाँ, जिसमें करीब 1 करोड़ की संपत्ति और 200 बेहतरीन अरबी घोड़े थे। और ये अभियान उनकी सैन्य चतुराई का एक शानदार नमूना था। योजना बहुत सरल लेकिन बेहद प्रभावी थी। बिल्कुल। हम्बीराव अपनी सिर्फ 2000 की टुकड़ी के साथ ऐसा दिखाते हैं कि वे हमला करने आए हैं, और बहादुर खान उन्हें कमजोर समझकर अपनी 10,000 की पूरी सेना के साथ उनका पीछा करने किले से बाहर निकल जाता है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही वो किले से काफी दूर निकल जाता है, शिवाजी अपनी 8,000 की छिपी हुई सेना के साथ किले पर धावा बोल देते हैं, बिना ज्यादा खून खराबे के। हाँ, पूरा खजाना लूट लिया जाता है। जब तक बहादुर खान को अपनी गलती का एहसास होता और वो वापस लौटता, मराठे जा चुके थे। ये तो सीधे सीधे मुगल बादशाह औरंगजेब के लिए एक संदेश था, एक खुला संदेश कि जश्न खत्म हो गया है और छत्रपति का शासन अब शुरू हुआ है। बिल्कुल, ये एक तमाचा था। कहानी में एक हिस्सा ये भी बताता है कि जब औरंगजेब को दिल्ली में शिवाजी के राज्याभिषेक की खबर मिलती है, तो वो इसे इस्लाम का अपमान मानता है और अकेले में रोता है। अच्छा। हाँ, वो समझ जाता है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की ताजपोशी नहीं, बल्कि एक स्थायी हिंदू सत्ता की स्थापना है जो मुगल सल्तनत को सीधी चुनौती दे रही थी। तो ये कहानी सिर्फ एक राजा के बनने की नहीं, बल्कि उस बनने की प्रक्रिया में चुकाई गई कीमत की है। एक तरफ सोने का सिंहासन है, छत्रपति की उपाधि और एक नए युग की शुरुआत है, और दूसरी तरफ एक वफादार सेनापति, एक पत्नी और सबसे बढ़कर एक माँ को खोने का असहनीय दर्द है। दरबार के अंदर पारिवारिक कलह है और एक विशाल साम्राज्य को चलाने की अथाह जिम्मेदारी है।
स्रोत बताते हैं कि कुछ अशुभ संकेतों के कारण तांत्रिकों के कहने पर कुछ महीने बाद एक और सादा राज्याभिषेक समारोह होता है। उस समारोह में शिवाजी को एहसास होता है कि अब आशीर्वाद देने के लिए उनकी माँ का हाथ उनके सिर पर नहीं है। वो सिंहासन पर बैठकर भी नितांत अकेले महसूस करते हैं। ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या सत्ता का शिखर इंसान को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाता है या सबसे ज्यादा अकेला? क्या ताज का वजन उसे हासिल करने के संघर्ष से भी ज्यादा भारी होता है?